मंगला जी, ओ मंगला जी। अरे ओ भगवान, कहाँ हो? अरे इस लुगाई का धंधा पानी बड़ा खराब है, एक बार में सुनती नहीं है। अजी आ गई। जब देखो गुस्सा माथे पर चढ़ा कर रखते हो। मेरी इकलौती बेटी की शादी तैयार भी ना हूँ। कैसी लग रही हूँ? अरे एकदम हेमा मालिनी लग रही हो मेरी प्यारी लुगाई। ये तुमने 50 किलो मालदे आम मंगवाया था, मैं ले आया हूँ। अरे वाह, आम तो बड़े पक्के पक्के और पीले हैं। क्या दाम का दिया? बस पूछो मत मंगला, आम का भाव तो बाजार में बड़ा तेज है। गर्मी के मौसम में आम का दाम तो आसमान छूता है। 150-200 रुपए किलो से नीचे नहीं है आम। मिडिल क्लास लोग तो खरीदने के लिए सोचेगा। महंगाई भी तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इकलौती बेटी की शादी कर रहे हैं। समधियाने में मौसमी फल जाते हैं। इस 50 किलो में ही 10 टोकरी बन जाएंगी आरुषि के साथ उसके ससुराल जाने के लिए। मंगला उन पक्के आम से आरुषि के ससुराल वालों को शगुन के तौर पर देने के लिए 10 टोकरी बनाती है। तभी पंडित जी आते हैं। नमस्कार जी राम प्रसाद जी, सारी तैयारियां हो गई, मगर इतनी सारी आम की टोकरियां किस लिए सजाई जा रही हैं? ये लड़के वालों को देने के लिए पंडित जी। अरे मंगला, लड़के वालों का तो खुद का बड़ा सा आम का बाग बगीचा है, कई पेड़ हैं आम के। अच्छा जी, मगर लड़के वाले जब देखा देखी करने आए थे तो बताया नहीं। चलिए बढ़िया है, वैसे भी हमारी आरुषि को आम खाना बड़ा पसंद है। कुछ देर में आरुषि प्रेम की शादी हो जाती है और आरुषि बहू बनकर ससुराल में आती है, जहां आम के बगीचे के बीचों बीच में ससुराल देख वो काफी खुश होती है। अरे वाह, यहाँ चारों तरफ कितनी हरियाली छाई हुई है और पेड़ों पर कितने सारे कच्चे पक्के आम लगे हुए हैं। देखकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा बोलकर आरुषि जीभ चटपटाने लगती है, जिस पर जेठानी पिंकी कहती है, आरुषि, यहाँ पूरा ससुराल तुम्हारी स्वागत में खड़ा है और तुम हो कि आम के बगीचे पर नजर टिकाए हुए हो। जी दरअसल जेठानी जी, मैंने इतना बड़ा आम का बगीचा पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए बस। आरुषि बहू, हमारी तो पिछली 2-3 पुश्तें इस आम के बगीचे में रहते आ रही हैं। तुम्हारे परदादा ससुर ने ये जमीन बड़े सस्ते में खरीदी थी और उन्होंने ही इतने सारे आम के पेड़ लगाए थे, जिसके फल हम लोग खा रहे हैं। चलो अब दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। आरुषि गृह प्रवेश करके ससुराल में आती है। मुझको तो बड़ी तगड़ी वाली थकान चढ़ गई है, मैं तो चला सोने, तुम सब लोग भी आराम कर लो। आरुषि प्रेम के साथ कमरे में जाती है। तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना, मैं एसी चालू कर देता हूँ। तभी आरुषि कमरे की खिड़की खोल देती है, जहाँ से आम का बगीचा दिख रहा था। प्रेम जी, यहाँ से आम का बगीचा कितना सुंदर दिख रहा है। आपने खिड़की क्यों बंद कर रखी थी? इस एसी की मशीनी हवा खाने से तो बढ़िया है पेड़ों की शुद्ध प्राकृतिक हवा खाने का मजा अलग है। इतने में बगीचे से 1-2 मधुमक्खी खिड़की से अंदर कमरे में घुसकर मंडराने लगती हैं। प्रेम जी, मधुमक्खी कहाँ से घुस आई? हट हट। तुम रुको, मैं भगाता हूँ इसे। प्रेम जल्दी से कमरे में स्प्रे छिड़क देता है, जिससे मधुमक्खी बाहर निकल जाती है। प्रेम खिड़की बंद कर देता है। आरुषि, बगीचे में बहुत सारी मधुमक्खी ने छत्ते बना रखे हैं, इसलिए घर की खिड़कियां बंद करके रखते हैं। कई बार डंक मार चुके हैं परिवार वालों को। सॉरी प्रेम जी, वो मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने खिड़की खोल दी, मैं ध्यान रखूंगी। इसी प्रकार आरुषि का उसके आम के ससुराल में अगला दिन शुरू होता है। आरुषि खुशी से सबके लिए पकवान बनाती है। आहा, वैसे देसी घी में तली पूरी कचौड़ी खाने में कितनी टेस्टी लगती है। बूंदी का रायता, मलाई चाप, मटर पनीर, मूंग दाल का हलवा, पुलाव, पूरी, इतनी वैरायटी तो बहुत है गर्मी के हिसाब किताब से। बाकी लास्ट में सबको आम काट कर दे दूंगी मीठे के लिए। आरुषि, फटाफट से खाना लगा दो, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। जी बस लाई। आरुषि जैसी पकवान परोसती तो ससुराल वालों का मुंह सड़ जाता है। अरे धत तेरे की, अरे नहीं बहू, इतनी तपती गर्मी में ये क्या तला भुना खाना बना के ले आई हो तुम? सच में इस सब्जी में तो कितना घी तैर रहा है, मेरा तो जी खराब हो रहा है। पिंकी भाभी, मम्मी देखिए जरा, इस पूरी से भी कितना घी टपक रहा है। बहू, मुझे तो लगा था कि तू गर्मी के मौसम में बगैर कहे आम का स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाएगी, मगर तूने तो गुड़ गोबर बनाकर रख दिया। अरे हम लोग गर्मी में आम खाने के शौकीन हैं, कम से कम आम की खीर, आम का मुरब्बा या पराठे बना लेती। ले जाइए झमेला समेट कर। जी मम्मी जी। बेचारी बहू मेज पर से सब कुछ उठाकर किचन में ले आती है और पक्के आम के व्यंजन बनाने में लग जाती है। रसोई भी तप रही थी। मैंने कितने मनपसंद से सबके लिए गर्मी में पसीने पसीने होकर ये सब कुछ बनाया था, किसी ने चखा भी नहीं। मगर मेरे आम के शौकीन ससुराल वालों को भी घी का खाना हजम नहीं हुआ, और नहीं तो पता नहीं क्या क्या अंट शंट बनाने की फरमाइश कर दी। मेरा तो माथा चकरा रहा है। गुस्से में बहू सारे पक्के आमों से गूदे निकालकर आम का मुरब्बा, पराठा, आम और खीर बनाकर खिलाती है। मम्मी, चाची ने कितनी टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी आम के पराठे बनाए हैं। आहा,
सच में बहू, एकदम करारे और खस्ता आम के पराठे बनाए हैं तुमने। खाकर मिजाज खुश हो गया 2 पराठे वाले। जी पापा जी। बौखला कर आरुषि रसोई में आकर गर्मी में फिर से आम के पराठे बेलती है, जो कि बार बार फट जाते हैं। हे भगवान, क्या मुसीबत है। एक तो गर्मी से पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है, ऊपर से आम के पराठे बार बार फटे जा रहे हैं। भाभी थोड़ी सी आम की खीर ले आना। काजल, मैं पराठे बेल रही हूँ, खुद से आकर ले लो। भाभी आपके रहते नंद खुद से खाना निकाल कर खाएगी, तो आप अचार डालने के लिए हो। हे भगवान, ये नंद तो एकदम टेढ़ी खीर है, ऐसा लग रहा है 5 स्टार होटल में खाने बैठी है। आलसी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। खुंदक खाते हुए आरुषि खीर ले जाकर देती है। बेचारी के टप टप पसीना भी निकल रहा था। वहीं ससुराल वाले एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर आम के व्यंजन खा रहे थे। सबको बनाकर खिलाने में बहू काफी थक जाती है और लास्ट में खाने बैठती है। हे भगवान, मेरे मनपसंद के मालदे और दशहरी आम आज तो जमकर खाऊंगी। आखिरकार कोलू के बैल की तरह काम किया है। आरुषि 1 से 2 आम की फाड़ी खाती है और मुश्किल से 1 पराठा खाती है। हे भगवान, ये आम तो चाशनी की तरह मीठा है। मेरा तो एक आम के पराठे खाकर ही मीठा मीठा मन हो गया। इसी तरह आरुषि को उसके ससुराल में 1 से 2 हफ्ते हो जाते। वह रोज बगीचे में से आम चुन कर ले आती है और खाना बनाती है। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ आज खाने में सबके लिए दाल चावल और कच्चे आम की चटनी पीस दूं, गर्मी ज्यादा है। ये सुनते ही शांति कद्दू जैसा मुंह फुलाकर बोलती है, बहू जब तूने खुद ही सोच लिया तुझे क्या बनाना है, तो फिर मुझसे किस लिए पूछने आई है। अरे ऊपर वाले की दया से हमारा अच्छा खासा इतना बड़ा आम का बगीचा है, हम क्यों भला सादी दाल चावल खाएं। चुपचाप से घर जाकर आम रस बना ले और फ्रूट चाट भी बनाना। जी मम्मी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। ऐसा बोलकर आरुषि भड़कते हुए सीधा आम के बगीचे में जाती है, जहाँ तपतपाती धूप छाई हुई थी और काफी सारे आम टपक कर गिर रहे थे। तभी जेठानी आती है। देवरानी जी, आज ना आम के बगीचे को भी अच्छे तरीके से साफ कर देना, देखो कितने सारे पत्ते झड़ गए। जेठानी जी, मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है और आपके पास तो कोई काम भी नहीं है, तो आप भी तो बगीचा साफ कर सकती हैं। देवरानी जी, देख नहीं रही हो कितनी तेज मिर्च की तरह धूप हो रही है। मुझे भुट्टे की तरह भुनना नहीं है, वो तो मम्मी जी ने तुम्हें कहा था, इसलिए मैंने बोल दिया। इतना बोलकर पिंकी तेवर दिखाकर चली जाती। बेचारी बहू अकेले ही चुपती जलती गर्मी में पूरा बाग साफ करती है। तभी काफी चींटियां उसके पैरों पर चढ़ जाती हैं। माँ, मेरा पैर इस बगीचे में चींटियों का खानदान भरा पड़ा है। इस आम से भरी ससुराल में शादी करना मुझे कितना भारी पड़ रहा है, मैं तो पछता रही हूँ। इसी तरह सिलसिला जारी था। सिलसिलाते गर्मी में रोज आम का सेवन करने से ससुराल वालों के पूरे शरीर पर घमौरी निकलने लगती है। इसके बाद भी ससुराल वालों का पक्का आम खाने का चस्का नहीं कम होता। फिर एक सुबह, माँ जी, पापा जी, आज मैंने सबके लिए ठंडा ठंडा कच्चे आम का पन्ना बनाया है, आप लोग पी लीजिए। गर्मी में ये लाभकारी है, उससे लू नहीं लगती शरीर में। अरे बहू, मुझको तो ये कच्चे आम का पना बड़ा कसैला सा लगता है। तू तो मुझे मेरे पक्के आम खिला दे। गुस्से में बहू खूब सारे पक्के आम काट कर रख देती है, जिस पर खाने के लिए ससुराल वाले टूट पड़ते हैं। अगले दिन तक ससुर का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग आखिरकार ऐसा भी क्या खान पान कर रहे हैं कि आप लोगों का शुगर लेवल 400 के पार है। थोड़ा मीठे पर परहेज कीजिए, वरना जान चली जाएगी। गर्मी का मौसम है, जरूरत से ज्यादा पके आम खाना शरीर के लिए और सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। डॉक्टर के समझाने पर सास ससुर अब पक्के आम खाने से परहेज करते हैं। इसके बाद आरुषि सबके लिए पौष्टिक खाना बनाती है, जिसमें वो कच्चे आम की चटनी, आम पन्ना शामिल करती है, जिसे सब लोग खाते हैं। अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं मेरे आंगन आ गई। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुओं, तुम ऐसे ही रहना, मैं अभी बस आरती की थाल लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरी सासू माँ तो आदत से भी बड़ी अच्छी लग रही है। यामिनी अपनी बहुओं को दरवाजे पर खड़ा छोड़कर चली गई। स्वरा सबसे आगे दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन यामिनी के जाते ही बाकी की दोनों बहुओं ने स्वरा को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अगर ये स्वरा भाभी आगे रही तो मेरा गृह प्रवेश बाद में होगा और मेरे फोटोज भी अच्छे नहीं आएंगे। मुझे कैसे भी करके आगे निकलना होगा। भाभी जरा 1 मिनट को आप पीछे आ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे पीछे जरा गर्मी लग रही थी। लक्ष्मी बहाना बनाकर पीछे से आगे आ गई। इसी तरह बड़ी बहू त्रिशा भी पीछे थी। उसने भी लक्ष्मी के बाजू में अपनी जगह बना ली। कुछ ही देर में यामिनी गृह प्रवेश की आरती की थाली ले आई और ये क्या, तुम तीनों ने अपनी जगह क्यों बदल ली? आगे तो स्वरा बहू थी ना, और अब तो वो दिख भी नहीं रही है। माँ जी, बहुएं तो तीनों ही नई नवेली है ना, अब चाहे आगे कोई हो या पीछे, आप तो बस गृह प्रवेश करवाओ। लक्ष्मी की बात सुनकर यामिनी ने भी बात को बस आया गया सा ही कर दिया और तीनों बहुओं का उसने गृह प्रवेश करवाया। लक्ष्मी और त्रिशा का गृह प्रवेश पहले हुआ, जिसकी वजह से उन दोनों ने अंदर आकर सोफे पर अपनी पसंद की जगह चुन ली।
और स्वरा बाद में आई तो उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी दो बहुएं चालाक और ये बीच वाली कुछ भोली सी है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसे ही एक दिन में मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। ऐसे ही एक एक करके बहुओं की रस्में हो गईं। त्रिशा, स्वरा और लक्ष्मी तीनों की ही शादी यामिनी के बेटों से हुई थी। त्रिशा और लक्ष्मी दोनों यामिनी की तरह नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से थी, तो वहीं स्वरा बेहद ही गरीब परिवार से आई हुई थी। स्वरा तीनों बहुओं में सबसे ज्यादा भोली बहू थी और इसकी एक झलक तो गृह प्रवेश के वक्त भी दिखाई दे ही गई थी। ऐसे ही देखते अगला दिन भी आ गया। तीनों बहुओं की आज पहली रसोई होने वाली थी। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई। हमारे घराने में जब भी नई बहू या बहुएं आती हैं तो हमारे घर का रिवाज है कि हम खीर, पूरी, सब्जी और बिरयानी बनवाते हैं। तुम तीनों भी मिलकर यही सब बना दो। खीर, पूरी, सब्जी और बिरयानी, सभी चीजें ही थका देने वाली हैं। एक काम करती हूँ, मैं तो जल्दी से कुछ आसान सा पकाने को बोल देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो मैं पूरियां तल दूंगी और मैं सब्जी बना लूंगी। अरे नहीं बहुओं, ऐसे नहीं। तुम अगर एक एक चीज ले लोगी तो फिर स्वरा को दो चीजें बनानी पड़ेंगी। तुम तीनों मिलकर ही सब कुछ बना लो तो हर चीज पर सभी का हाथ लग जाएगा। अरे माँ जी, आप भी ना, सिर्फ पहली रसोई ही तो करनी है। मैं सब्जी बना दूंगी बस। हाँ, और मैं पूरी बना दूंगी। तो ठीक है माँ, मैं खीर और बिरयानी बना दूंगी। स्वरा ने बिरयानी और खीर बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और तीनों बहुएं रसोई में अपनी अपनी पहली रसोई बनाने को पहुंच गईं। जहां से त्रिशा और लक्ष्मी तो पूरी और सब्जी बनाकर काफी जल्दी रसोई से निकल आई, लेकिन स्वरा को वक्त लग गया। हे भगवान, 1 बज गया। आधे घंटे बाद सभी खाना खाने आ जाएंगे और खीर बहुत गर्म है। ये तो ऐसे अच्छी भी नहीं लगेगी। आइडिया, मेरे ससुराल में तो फ्रिज है। मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ। चल स्वरा, जितने लोग हैं उन सभी के हिस्से की खीर निकालकर फ्रिज में रख दे, ठंडी हो जाएगी। स्वरा ने जैसे सोचा वैसे ही किया। लगभग 1:30 बजे तक उसका सारा खाना बनकर तैयार हो गया। उसका ससुर, देवर, जेठ और पति भी खाना खाने को आ चुके थे, तो स्वरा ने ही सबके लिए खाना लगाया और खाना लग जाने के बाद त्रिशा और लक्ष्मी भी टेबल पर ही आकर खड़ी हो गई। वाह वाह भाई वाह, खीर के स्वाद का तो जवाब ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनाई है खीर बहू। शुक्रिया बाबा, आपको खाना पसंद आ गया, मतलब हमारी मेहनत वसूल हो गई। सही बोला। कितनी चालू हैं ये दोनों। खाना बनाया स्वरा ने और सारा क्रेडिट खुद भी लेकर जा रही हैं। यामिनी के उन दोनों की चालाकी की सारी भनक हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं। उसने तीनों बहुओं को बराबर का ही शगुन दिया और तीनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में तीनों बहुओं के असली चेहरे निकल चुके थे। ऐसे ही आज के दिन। बहुओं, आज क्या बना रही हो? माँ जी, आज तो हम भरवा करेले बना रहे हैं। भरवा करेले अच्छे हैं, लेकिन आज तो मेरा आलू और छोले की सब्जी खाने का दिल हो रहा था। आलू छोले की सब्जी? अब माँ जी आलू छोले बनाने को बोलेंगी, लेकिन घर में तो आलू है ही नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं मुझे लाने पड़ जाए। जल्दी से कोई बहाना बना त्रिशा। माँ जी, अचानक से ही मेरी तो पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कुछ देर को आराम करने जा रही हूँ। एक ही दम से कैसे इतनी तेज दर्द होने लगा? अरे हाँ, आलू, मुझे भी कोई बहाना मारना चाहिए। मेरा भी सर दर्द से फटा जा रहा है। माँ जी, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। त्रिशा और लक्ष्मी दोनों ऐसे बोलकर चली गई। माँ जी, आपका आलू की सब्जी खाने का दिल हो रहा है, मैं बना दूंगी, लेकिन आलू नहीं है तो मैं आलू ले आती हूँ। नहीं, रहने दे बहू। मैं तो बस ये देख रही थी कि मेरी कौन सी बहू मेरी फिक्र करती है, और वो मुझे पता चल गया। यामिनी की बात को सुनकर स्वरा बस चुप रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या, मैंने तो सही सब्जी बनाई थी, ये इतनी कम कैसे हो गई? अब क्या करूं? सभी खाना खाने को भी आ गए। काम करती हूँ, पहले सभी को खिलवा देती हूँ, उसके बाद देख लूंगी कि कैसे करना है। स्वरा कम सब्जी को देखकर खुद खाना खाने के लिए नहीं बैठी। सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और ऐसे में वो सभी को बिना कुछ जाहिर किए खाना खिलवाने लगी। वहीं जब लक्ष्मी और त्रिशा रसोई में गईं तो उन्हें खाली कुकर दिखा। भाभी, कुकर तो खाली है, इसका मतलब जो भी खाना है बस टेबल पर है। चलो जल्दी से खाने चलें, कभी सब कुछ खत्म हो जाए। लक्ष्मी और त्रिशा दोनों को ही अपनी चिंता हुई और वो दोनों बिना घर वालों के बारे में सोचे टेबल पर आकर बैठ गईं। कुछ ही देर में सभी का पेट भर गया और सभी खाना भी खाकर निपट गए। जिसके बाद यामिनी बोली, स्वरा बहू, तू भी खा ले, अब सभी खाना खा चुके हैं।
नहीं नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं बस पानी पी लूंगी। क्यों, तूने ऐसा क्या खा लिया? वो माँ जी, सुबह सुबह मैंने नाश्ता देर से किया था। बहू तू कितना भी झूठ बोल ले, मैं जानती हूँ कि तू क्यों मना कर रही है खाना खाने को। सब्जी नहीं है ना, मैंने ही कुकर से सब्जी निकाली थी ये देखने को कि कौन सी बहू परिवार के लिए अपनी कुर्बानी दे सकती है। दो ने तो खाना खा लिया, लेकिन तूने पहले सबका पेट भरवाया, और यही एक बहू का सबसे बड़ा गुण है। और इसीलिए मैं आज तुझे कुछ देना चाहती हूँ। मेरे कमरे की बराबर में जो स्टोर रूम है ना, जिसे आज तक मैंने स्टोर रूम कहा है, ये उसकी चाबी है। जा और जाकर उसे खोल, आज से वो तेरा कमरा होगा। यामिनी की बात सुनकर लक्ष्मी और त्रिशा के भी कान खड़े हुए और घर के सभी लोग स्वरा के पीछे गए। जैसे ही स्वरा ने दरवाजा खोला तो सामने एसी वाला कमरा था, जो बाकी सारे कमरों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा था। सभी उसे देखकर चौंक गए और त्रिशा और लक्ष्मी बोली, माँ जी, इसको क्यों इतना अच्छा कमरा दे रही हो? हाँ माँ जी, आपके लिए तो हम तीनों बराबर ही होने चाहिए। मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो, लेकिन तुम जो हो, तुम्हें उसका ही तो सिला मिलेगा। मेरी सबसे काबिल बहू स्वरा है, तो मैंने उसे ये कमरा दिया, और इससे ज्यादा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। यामिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन त्रिशा और लक्ष्मी को बात इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं थी। यामिनी के सामने तो वो चुप रही, लेकिन जलन की वजह से आधी रात को त्रिशा और लक्ष्मी स्वरा के कमरे में घुस आई और आकर उसके एसी के तार वगैरह काटने लगी। तभी कमरे की लाइट्स जल गई और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? समझ गई, तुम दोनों यहाँ स्वरा का एसी खराब करने आई हो ना? बोलो, शर्म नहीं आई तुम्हें? यामिनी की आवाजों से स्वरा की भी आंख खुल गई और क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों ने आखिर दिखा ही दिया कि तुम किस मिट्टी से बनी हो। ढीठ की ढीठ जो कभी नहीं सुधर सकती है शायद। तुम दोनों को मैंने इसीलिए एसी वाला कमरा नहीं दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि तुम इसके काबिल नहीं हो, और आज तो ये साबित भी हो गया। बहुओं, मैं तुम्हारा यही चेहरा सामने लाना चाहती थी। क्या करोगी इस खराब एसी को और खराब करके? बोलो, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ जो सिर्फ एक बहू को सारी सहूलियत दे दूं। ये एसी खराब है, इसीलिए ये कमरा बंद था, लेकिन इस बंद कमरे ने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। यामिनी की बात को सुनकर लक्ष्मी और त्रिशा दोनों की नजरें शर्म से झुक गई। उस दिन के बाद से फिर कभी उन्होंने चालाकी दिखाने या सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। अब वो सुधर चुकी थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।